गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी लोक भारती 10वीं कक्षा दूसरी इकाई में से 5वां पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है ईमानदारी की प्रतिमूर्ति, जिसके लेखक है सुनील शास्त्री। सुनील शास्त्री, इनका परिचय देख लेते हैं। उनका जन्म 1950 में हुआ था। सुनील शास्त्री भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के पुत्र हैं। आप एक राजनेता के अलावा कवि और लेखक भी हैं। सुनील शास्त्री की कविताएं, संगीत और सामाजिक कार्यों में उनको विशेष लगाव है। सामाजिक कार्य मतलब सोशल वर्कर। वो सामाजिक कार्य भी करते हैं। सामाजिक आर्थिक बदलाव पर अपने विचारों को आप पत्र पत्रिकाओं में व्यक्त करते रहते हैं। कहने का मतलब सुनील शास्त्री जो है यह कवि भी है, लेखक भी है। उसके साथ साथ कविता, संगीत और सोशल वर्कर का भी एक विशेष या खास काम वो करते हैं। उसके साथ साथ सामाजिक और आर्थिक वह बदलाव चाहते हैं और वह अपने विचारों को पत्र पत्रिकाओं में व्यक्त करते रहते हैं। पत्र पत्रिकाओं मतलब मैगजीन्स में वो अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। उनकी लिखी हुई कुछ प्रमुख कृतियाँ हम देख लेते हैं। लाल बहादुर शास्त्री, मेरे बाबूजी। इस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद भी हुआ है। उन्होंने लिखी हुई कृति है लाल बहादुर शास्त्री। उन्होंने अपने पिताजी से रिलेटेड या पिताजी के बारे में ही यहाँ पर लिखा है। उनके पिताजी का नाम लाल बहादुर शास्त्री, मेरे बाबूजी, यह पुस्तक उन्होंने लिखी थी। उसके साथ साथ इस पुस्तक का अंग्रेजी में ट्रांसलेट भी हुआ है। अनुवाद मतलब ट्रांसलेशन। ईमानदारी की प्रतिमूर्ति, यह जो गद्य है उसके संबंधी कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। प्रस्तुत संस्मरण में लेखक ने मतलब सुनील शास्त्री जी ने स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की ईमानदारी, सादगी, सरलता, सच्चाई, परोपकारता आदि गुणों को बड़े अच्छे ढंग से उजागर किया है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस गद्य में स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जो सुनील शास्त्री जी के पिताजी है वह कितने ईमानदार थे, उनके अंदर कितनी सादगी थी, सरलता थी, सच्चाई थी और परोपकारता मतलब दूसरों के दुख में, दर्द में शामिल होना। तो यह सब गुण जो है ये इनके अच्छे ढंग से उन्होंने इस पाठ में दर्शाया है। शब्द संसार देख लेते हैं। हिदायत का मतलब है सूचना या निर्देश। दस्तक मतलब दरवाजे पर आवाज़ करने की क्रिया। इजाज़त मतलब आज्ञा या स्वीकृति। बेतरतीब मतलब अस्त व्यस्त या फिर बिखरा हुआ। किफ़ायत मतलब मितव्यय। यहाँ पे कुछ मुहावरे भी है। फूट फूट कर रोना मतलब ज़ोर ज़ोर से रोना। देखते रह जाना, आश्चर्यचकित होना। पाठ शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर सुनील शास्त्री जी अपने पिताजी लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में जानकारी दे रहे हैं। हमने अपने जीवन में बाबूजी के रहते अभाव नहीं देखा। यहाँ पर सुनील शास्त्री जी कहते हैं कि जब बाबूजी हमारे साथ रहते थे या बाबूजी जब जीवित थे तभी कोई भी कमियां उन्होंने नहीं देखी। अभाव नहीं देखा मतलब कोई भी कमियां जो है कमी नहीं थी उनको, सारी चीज़ें उनको मिलती थी जब उनके बाबूजी जीवित थे। उनके न रहने के बाद जो कुछ मुझ पर बीता वह एक दूसरी तरह का अभाव था कि मुझे बैंक की नौकरी करनी पड़ी। जब लाल बहादुर शास्त्री मतलब सुनील शास्त्री जी के पिताजी न रहे तो जो सुनील शास्त्री पर बीता है कि उनको एक तरह की कमियां, कहने का मतलब ये कि उनको बैंक में नौकरी करनी पड़ी थी। लेकिन उससे पूर्व बाबूजी के रहते मैं जब जन्मा था तब वे उत्तर प्रदेश में पुलिस मंत्री थे। यहाँ पर सुनील शास्त्री जी जब वो खुद छोटे थे, जब उनका
जन्म हुआ था तभी बाबूजी उत्तर प्रदेश में रहते थे और वहाँ के वे पुलिस मंत्री थे। कौन? लाल बहादुर शास्त्री पुलिस मंत्री थे जब सुनील शास्त्री जी का जन्म हुआ था। उस समय गृह मंत्री को पुलिस मंत्री कहा जाता था। यहाँ पे गृह मंत्री को पुलिस मंत्री कहना, होम मिनिस्टर आपको पता होगा, तो गृह मंत्री मतलब होम मिनिस्टर, तो होम मिनिस्टर को पहले क्या कहते थे? पुलिस मंत्री कहते थे। इसलिए मैं हमेशा कल्पना किया करता था कि हमारे पास ये छोटी गाड़ी नहीं, बड़ी आलीशान गाड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ पर सुनील शास्त्री जब वो छोटे थे और उनके पिताजी जब होम मिनिस्टर थे, पुलिस मंत्री थे, तब वो हमेशा इमेजिन करते रहते थे, कल्पना करते रहते थे कि हमारे पास भी छोटी गाड़ी नहीं, एक बड़ी आलीशान गाड़ी होनी चाहिए। बाबूजी प्रधानमंत्री हुए तो वहाँ जो गाड़ी थी वह थी इम्पाला शेवरलेट। अभी यहाँ पर क्या हुआ है? लाल बहादुर शास्त्री पहले गृह मंत्री थे, होम मिनिस्टर थे, मतलब पुलिस मंत्री थे। उसके बाद वो प्रधानमंत्री बने। तो प्रधानमंत्री बनने के बाद उनके पास एक गाड़ी थी इम्पाला शेवरलेट। अभी यह गाड़ी का ब्रांड है या गाड़ी का नाम है इम्पाला शेवरलेट। यह जो गाड़ी है ये एक बड़ी और आलीशान गाड़ी है। उसे देख देख बड़ा जी करता था कि मौका मिले और उसे चलाओ। यहाँ पर सुनील शास्त्री जब छोटे थे तब, छोटे इन द सेंस वो जब जवान हुए, युवा अवस्था में थे, तो वह यही चाहते थे कि मैं इस इम्पाला शेवरलेट जो गाड़ी है, ये बड़ी आलीशान गाड़ी है, उसको चलाने का मौका उन्हें मिल जाए। प्रधानमंत्री का लड़का था। यह जो लड़के मतलब सुनील शास्त्री थे, वह किसके बेटे थे? प्रधानमंत्री मतलब लाल बहादुर शास्त्री के बेटे थे। कोई मामूली बात नहीं थी। सोचते विचारते कल्पना की उड़ान भरने एक दिन मौका मिल गया। तो इस तरह से प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के बेटे सुनील शास्त्री, जाहिर बात है कि पिताजी अगर प्रधानमंत्री है तो बेटे के मन में थोड़ा सा एटीट्यूड जो है वो तो आ ही जाता है। और इस तरह से उनकी सोच यहाँ पर बताई हुई है कि मैं प्रधानमंत्री का बेटा हूँ, कोई मामूली बात तो नहीं है। और वो चाहते थे कि उस इम्पाला शेवरलेट गाड़ी को वो चला सके और वो मौका ही ढूंढ रहे थे और एक दिन उनको मौका मिल गया। धीरे धीरे हिम्मत भी खुल गई थी ऑर्डर देने की। और यहाँ पर प्रधानमंत्री का बेटा होने के कारण वो नौकर चाकर को ऑर्डर देने लगे थे। कौन? सुनील शास्त्री। हमने बाबूजी के निजी सचिव से कहा, सहाय साहब ज़रा ड्राइवर से कहिए इम्पाला लेकर रेजिडेंस की तरफ आ जाए। अभी यहाँ पे निजी सचिव मतलब जो उनका पीए होता है, मतलब जो लाल बहादुर शास्त्री जी के साथ काम करते हैं, उनके निजी सचिव एकदम पास के जो कहते हैं उसको पीए जो होता है, जिसको हम निजी सचिव कह सकते हैं। तो निजी सचिव से यहाँ पर सुनील शास्त्री ने बात की कि सहाय साहब, उनका नाम क्या था? सहाय साहब, ज़रा ड्राइवर से कहिए कि इम्पाला लेकर रेजिडेंस की तरफ आ जाए। मतलब जहाँ पर वो रहते हैं, रेजिडेंस मतलब जहाँ पर वो रहते हैं वहाँ पर ड्राइवर को बुला लीजिए इम्पाला शेवरलेट लेकर। ये किसको कहा गया है? सुनील शास्त्री ने सहाय साहब को कहा। सहाय साहब कौन है? तो वो एक निजी सचिव है। 2 मिनट में गाड़ी आकर दरवाजे पर लग गई। अनिल भैया ने कहा, मैं तो इसे चलाऊंगा नहीं, तुम ही चलाओ। अभी यहाँ पे अनिल भाई मतलब सुनील शास्त्री जी का भाई, जिनका नाम है अनिल। अनिल शास्त्री और सुनील शास्त्री यह भाई है। तो अनिल ने क्या कहा, भैया मैं तो इसे नहीं चलाऊंगा, तुम ही चला लो। तो इस तरह से अनिल ने सुनील को कहा कि तुम ही गाड़ी चलाओ। मैं आगे बढ़ा। सुनील शास्त्री क्या कह रहे हैं कि वो आगे बढ़े, ड्राइवर से चाबी मांगी और बोला, तुम बैठो, आराम करो, हम लोग वापस आते हैं अभी। तो इस तरह से सुनील शास्त्री जी ने यहाँ पर ड्राइवर से चाबी मांगी और कहा कि तुम यहाँ ही बैठो, हम दोनों, अनिल और सुनील, हम दोनों यहाँ पर क्या करते हैं, वापस गाड़ी लेकर
आ जाते हैं, तुम यहाँ पर ही बैठ जाओ। इस तरह से सुनील शास्त्री और अनिल शास्त्री दोनों गाड़ी में बैठ गए और उन्होंने ड्राइवर से चाबी मांगी और ड्राइवर को कहा कि हम अभी जाकर वापस आ जाते हैं। इस तरह से गाड़ी ले हम चल पड़े। क्या शान की सवारी थी। याद कर बदन में छुरछुरी आने लगी। जिसके यहाँ खाना था वहाँ पहुँचा और बातचीत में उस समय का ध्यान ही नहीं रहा और देर हो गई। इस तरह से दोनों गाड़ी में बैठ गए, सुनील शास्त्री और अनिल शास्त्री, और एक शान की सवारी इम्पाला शेवरलेट, ये गाड़ी बहुत ही आलीशान गाड़ी थी और उसमें बैठकर सवारी करना उनके लिए बहुत ही बड़ी बात थी और इसलिए उनके पूरे बदन में छुरछुरी आने लगी थी, शिवरिंग होने लगा था। इस तरह से वो अपने मित्र के यहाँ पर, अपने दोस्त के यहाँ पर खाना खाने के लिए चले गए और वहाँ पहुँचने के बाद बातचीत में समय निकल गया और उनको देर हो गई। याद आया बाबूजी आ गए होंगे, सुनील शास्त्री जी को उनके पिताजी आए होंगे, ये याद आया। वापस घर आ फाटक से पहले ही गाड़ी रोक दी। उतरकर गेट तक आया, संतरी को हिदायत दी, यह सैल्यूट वैल्यूट नहीं, बस धीरे से गेट खोल दो, वह आवाज़ करे तो उसे बंद मत करो, खुला छोड़ दो। और इस तरह से जब वो वापस आए तो उन्होंने फाटक से पहले ही, मतलब गेट से पहले ही उन्होंने गाड़ी रोक दी और वो उतर गए, गेट के पास गए। वहाँ पर संतरी जो है उनको हिदायतें दी। संतरी मतलब सिक्योरिटी गार्ड जो है उनको सूचना दी। क्या सूचना दी यहाँ पर उनको? सैल्यूट वैल्यूट नहीं। सैल्यूट वैल्यूट मतलब जब हम यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड, जब कोई बड़ा व्यक्ति या प्रधानमंत्री या कोई भी है उनके सामने सैल्यूट मारते हैं, तो जाहिर बात है कि सुनील शास्त्री यह प्रधानमंत्री के बेटे थे, इसलिए यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड ने सैल्यूट जो है वो मारते थे। लेकिन यहाँ पर सुनील शास्त्री ने उनको सैल्यूट मारने के लिए मना किया था। यहाँ पर क्यों, वो हम आगे देखेंगे। और बस धीरे से गेट खोलने के लिए कहा। गेट की आवाज़ या दरवाजे की आवाज़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और अगर आवाज़ बंद करते समय अगर हो गई तो गेट को खुला ही छोड़ दो, ऐसी सूचना सुनील शास्त्री ने संतरी को दे दी। बाबूजी का डर। यहाँ पर सुनील शास्त्री अपने पिताजी से, बाबूजी से बहुत डरते थे। वह खटपट सैल्यूट मारेगा तो आवाज़ होगी और फिर गेट की आवाज़ से बाबूजी को हम लोगों के लौटने का अंदाज़ा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर संतरी को सैल्यूट मारने के लिए क्यों मना किया? क्योंकि जब वो सैल्यूट मारेगा तो उसके पैरों की आवाज़ बाबूजी तक जाएगी। यही नहीं, जब वो गेट खोलेगा और जब गेट बंद करेगा तो उस गेट की या उस फाटक की आवाज़ से भी शायद बाबूजी को अंदाज़ा हो जाएगा कि हम लोग आए हुए हैं। और इस तरह से यहाँ पर वो बेकार से पूछताछ करना शुरू करेंगे। अभी बात ताज़ा है, सुबह तक बात में पानी पड़ चुका होगा और इस तरह से यहाँ पर वो बेकार में पूछताछ शुरू कर देंगे। बाबूजी सुनील से क्या करेंगे? बेकार में पूछताछ शुरू करेंगे। और अभी कैसे? वह ताज़ा ताज़ा बात थी, सुबह तक बाबूजी भूल जाएंगे। सुबह तक बात में पानी पड़ चुका होगा मतलब क्या? कि सुबह तक बाबूजी क्या हो जाएंगे? भूल जाएंगे। संतरी से जैसा कहा गया उसने किया और जिस तरह से सिक्योरिटी गार्ड को सूचना दी थी उस तरह से संतरी ने या सिक्योरिटी गार्ड ने वैसे ही किया। वो दोनों भी दबे पैर पीछे किचन के दरवाजे से अंदर घुस गए और जाते ही अम्मी मिली। यहाँ पर अम्मा मिली। ठीक है, और इस तरह से वो दोनों भी पीछे के दरवाजे से, मतलब किचन का जो खिड़की थी उससे वो अंदर आ गए और वहाँ पर कौन थे? उनकी अम्मा थी। अम्मा से उन्होंने पूछा, बाबूजी आ गए? कुछ पूछा तो नहीं? अम्मा बोलने लगी, हाँ आ गए, पूछा था, मैंने बता दिया। और इस तरह से सुनील शास्त्री जब वो आए और अम्मा सामने दिखाई दी तो अम्मा से उन्होंने पूछा कि बाबूजी आ गए हैं क्या? और उन्होंने कुछ पूछा तो नहीं ना? तो माँ जो उनकी है, अम्मा जो है, उन्होंने जवाब दी, हाँ वो आ गए हैं और उनको मैंने बता दिया। आगे कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं पड़ी। यह जानने सुनने की बाबूजी के क्या कहा, फिर हिदायतें दी, सुबह किसी को कमरे से
या कमरे में मत भेजिएगा। तो इस तरह से आगे कुछ पूछने की हिम्मत ही सुनील शास्त्री को नहीं हुई और इस तरह से यहाँ पर सुबह किसी को भी मेरे कमरे में मत भेजना, इस तरह की बात उन्होंने अपने अम्मा से की। अम्मा को बताया कि सुबह किसी को मेरे दरवाजे पर या मेरे कमरे में मत भेजना। और इस तरह से उन्होंने अम्मा को बता दिया कि मेरे कमरे में सुबह किसी को मत भेजना, क्योंकि रात देर यहाँ पर हो गई है और सुबह मैं देर तक सोना चाहता हूँ। यह बात सुनील शास्त्री ने अपनी अम्मा को बताई। सुबह 5:30 पौने 6 बजे किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। सुबह हो गई है, यहाँ पर कुछ 5:30 पौने 6 हो गए थे और सुनील शास्त्री का दरवाज़ा कोई ठोक रहा था, खटखटा रहा था। नींद टूटी, सुनील शास्त्री की नींद टूट गई। मैंने बड़ी तेज़ आवाज़ से कहा, देर रात को आया हूँ, सोना चाहता हूँ, सोने दो। और इस तरह से नींद में ही सुनील शास्त्री ने बहुत ही ज़ोर से आवाज़ दी कि रात को मैं देर से आया हूँ और सोना चाहता हूँ, सोने दीजिए। यह सोचकर कि कोई नौकर चाय लेकर आया होगा जगाने, सुनील शास्त्री जी ने क्या सोचा कि शायद कौन आया होगा, नौकर आया होगा चाय लेकर जगाने के लिए। इसलिए उन्होंने ज़ोर से आवाज़ करके कहा कि रात को देर से आया हूँ, मैं सोना चाहता हूँ, सोने दे। लेकिन दरवाजे पर दस्तक फिर पड़ी। झुंझलाता ज़ोर से बिगड़ने के मूड में दरवाजे की तरफ बढ़ाता हुआ दरवाज़ा खोला और इस तरह से सुनील शास्त्री, उनको लगा कि बाहर कोई नौकर है चाय लेकर आया हुआ। वहाँ पर वापस से दस्तक दरवाजे पर आई और यहाँ पर सुनील शास्त्री बहुत ही झुंझला कर गुस्से में ज़ोर से वहाँ से उठे और बड़बड़ करते हुए उन्होंने दरवाज़ा खोला। पाया बाबूजी खड़े हैं। कौन थे वहाँ पे दरवाजे के पास? बाबूजी, लाल बहादुर शास्त्री। हमें कुछ न सूझा, माफ़ी मांगी। और इस तरह से सुनील शास्त्री को वहाँ पर, लेखक को वहाँ पर कुछ भी नहीं सूझा और इसलिए उन्होंने वहाँ पर क्या की, लाल बहादुर शास्त्री की माफ़ी मांगी, अपने पिताजी की माफ़ी मांगी। बेध्यानी में बात कह गया हूँ। वे बोले, कोई बात नहीं, आओ आओ, हम लोग साथ साथ चाय पीते हैं। और इस तरह से बाबूजी ने, और इस तरह से बेध्यानी में बात कह गया। बेध्यानी मतलब असावधानी से, उनका ध्यान ही नहीं था कि वहाँ पर उनके पिताजी खड़े होंगे। उन्होंने सोचा कि नौकर था और इसलिए से बेध्यानी मतलब असावधानी से बात कह गया। बाबूजी कहने लगे, कोई बात नहीं, आओ आओ, हम लोग साथ साथ चाय पीते हैं। और इस तरह से लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने अपने बेटे सुनील शास्त्री को कहा, ठीक है, चलो आओ, हम दोनों साथ साथ चाय पी लेते हैं। हमने कहा ठीक है। सुनील शास्त्री जी ने क्या कहा? ठीक है, बस जल्दी जल्दी हाथ मुंह धो चाय के लिए टेबल पर जा पहुंचूंगा। उन्हें सारी राम कहानी मालूम है, पर उन्होंने कोई तर्क नहीं किया, न कुछ जाहिर होने दिया। यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री जी को पूरी कहानी पता थी कि वो दोनों कहाँ गए थे, वो रात से देर को लौटे, ये सारी चीज़ें उनके पिताजी को पता थी। बस उन्होंने यहाँ पर बताना नहीं चाहा। वो चाहते थे, वो जाहिर नहीं होने दिया उनको, सुनील शास्त्री जी को, कि बाबूजी को ये सारी चीज़ें पता है, राम कहानी पता है कि वो देर से लौटे थे। बस उन्होंने जाहिर होने नहीं दिया। और इस तरह से कुछ देर बाद चाय पीते पीते बोले, अम्मा ने कहा, तुम लोग आ गए हो, पर तुम कहते हो रात बड़ी देर से आए, कहाँ चले गए थे? और इस तरह से वो दोनों भी चाय के टेबल पर बाबूजी के साथ बैठते हैं। अम्मा ने कहा, तुम लोग आ गए हो, पर तुम कहते हो रात बड़ी देर से आए, कहाँ चले गए थे? अम्मा ने ये बात पूछी। जवाब दिया, हाँ बाबूजी, एक जगह खाने पर चले गए थे। और इस तरह से सुनील शास्त्री ने
अपने पिताजी को, बाबूजी को कहा कि हाँ बाबूजी, मैं अपने मित्र के यहाँ पर खाना खाने चला गया था। और इस तरह से चाय के टेबल पर सुनील शास्त्री, अनिल शास्त्री और उनके बाबूजी लाल बहादुर शास्त्री चाय पीने के लिए बैठ गए। और अम्मा ने सवाल किया कि रात आप दोनों को भी देर हो गई तो तुम कहाँ चले गए थे। तो इस तरह से सुनील शास्त्री जी ने कहा, हाँ, हम दोनों भी एक मित्र के यहाँ खाना खाने गए थे। फिर उन्होंने आगे प्रश्न किया, लेकिन खाने पर गए तो कैसे? जब मैं आया तो फीएट गाड़ी गेट पर खड़ी थी, गए कैसे? और इस तरह से यहाँ पर बाबूजी ने कहा, लेकिन तुम गए कैसे? क्योंकि जब मैं आया था तो फीएट गाड़ी गेट पर ही खड़ी थी, फिर गए कैसे तुम दोनों? ये सवाल बाबूजी ने उन दोनों को कहना पड़ा। हम इम्पाला शेवरलेट लेकर गए थे। और इस तरह से सुनील शास्त्री जी ने सच बात बाबूजी को बताई कि हम दोनों इम्पाला शेवरलेट यह गाड़ी लेकर गए थे। बोले, ओहो, तो आप लोगों को बड़ी गाड़ी चलाने का शौक है। बाबूजी ने क्या कहा उनको दोनों को कि तुम दोनों को बड़ी गाड़ी चलाने का शौक है। बाबूजी खुद इम्पाला का प्रयोग न के बराबर करते थे और वह किसी स्टेट गेस्ट के आने पर भी निकालती थी। और इस तरह से लाल बहादुर शास्त्री जी खुद प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी वो खुद इम्पाला शेवरलेट गाड़ी जो है उसका उपयोग नहीं करते थे। जब बाहर के स्टेट गेस्ट जब आते थे तभी इस गाड़ी का उपयोग वो करते थे। मतलब यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री जी की ईमानदारी और सादगी, यहाँ पर उनकी सादगी पता चलती है कि प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी उनका रहन सहन बहुत ही सीधा साधा था। उनको बिल्कुल भी प्रधानमंत्री हुए हैं इसका एटीट्यूड या गर्व या अहंकार नहीं था। वो बिल्कुल सीधी सादी ज़िंदगी जी रहे थे, भले ही वो प्रधानमंत्री बन गए हो। वो इम्पाला शेवरलेट यह जो गाड़ी है उसका उपयोग वो करते नहीं थे। अगर बाहर से स्टेट गेस्ट कोई आते हैं तो ही उस गाड़ी का वो उपयोग करते थे या फिर इम्पाला शेवरलेट गाड़ी से वो हमेशा बाहर जाते थे। उसकी बात सुन मैंने अनिल भैया की तरफ देख आँख से इशारा किया और मैं समझ गया कि वह इशारा इजाज़त का है। अब हम उसका आए दिन प्रयोग कर सकेंगे। और इस तरह से सुनील शास्त्री जी को ये बात पता चली कि बाबूजी बस इतना ही चाहते हैं कि उनकी परमिशन या इजाज़त लेकर गाड़ी ले जाए। चाय ख़त्म कर उन्होंने कहा, सुनील ज़रा ड्राइवर को बुला दीजिए। और इस तरह से चाय ख़त्म होने के बाद यहाँ पर सुनील ज़रा ड्राइवर को बुला दीजिए। ड्राइवर को बुलाया गया। मैं ड्राइवर को बुला लाया। उससे उन्होंने पूछा, तुम लॉग बुक रखते हो ना? और इस तरह से यहाँ पर बाबूजी ने ड्राइवर को बुलाया और ड्राइवर को बुलाने के बाद ड्राइवर को ही सवाल किया कि तुमने या तुम्हारे पास तुम लॉग बुक रखते हो क्या? उसने जवाब दिया हाँ। उन्होंने क्या जवाब दिया ड्राइवर ने कि हाँ मेरे पास लॉग बुक है। उन्होंने आगे सवाल किया, एंट्री करते हो? बाबूजी ने सवाल क्या किया ड्राइवर को कि तुम लॉग बुक रखते हो क्या? ड्राइवर ने जवाब दिया हाँ। फिर बाबूजी ने वापस से एक सवाल किया कि उस पर आप एंट्री करते हो? तो फिर उन्होंने जवाब दिया, कल कितनी गाड़ी इन लोगों ने चलाई? और इस तरह से ड्राइवर को लाल बहादुर शास्त्री सवाल करते रहे कि सुनील और अनिल इन दोनों ने कल कितनी गाड़ी इन लोगों ने चलाई? ड्राइवर ने जवाब दिया 14 किलोमीटर। और इस तरह से उन्होंने हिदायत दी। हिदायतें देना मतलब सूचना दी।
उसमें लिख दो 14 किलोमीटर निजी उपयोग। और इस तरह से यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी बहुत ही ईमानदारी के साथ वहाँ पर कार्य करते थे। यहाँ पर उनके बेटे ने जो गाड़ी भारत सरकार ने प्रधानमंत्री मतलब लाल बहादुर शास्त्री को दी थी, उस गाड़ी का उपयोग उनके बेटे सुनील शास्त्री और अनिल शास्त्री ने निजी काम के लिए या खुद के काम के लिए उसका उपयोग किया था। और इसलिए यहाँ पर बाबूजी की या लाल बहादुर शास्त्री की ईमानदारी दिखाई देती है कि वो जो खर्चा है उन्होंने निजी उपयोग के लिए उस ड्राइवर को उस लॉग बुक में एंट्री करने के लिए कहा। कहने का इनडायरेक्टली मतलब ये है कि वो जो उपयोग या पेट्रोल का खर्चा हुआ था, वो पेट्रोल का खर्चा खुद बाबूजी ने दिया था। भले ही वो गाड़ी उनको भारत सरकार ने दी हो काम के लिए या स्टेट को चलाने के लिए, लेकिन फिर भी उस पेट्रोल का खर्चा जो हुआ है 14 किलोमीटर का, वो खर्चा उनके बेटे ने निजी काम के लिए किया था, खुद के पर्सनल काम के लिए किया था। इसलिए जो भी खर्चा है यहाँ पर प्रधानमंत्री जो लाल बहादुर शास्त्री उसका पैसा देंगे, ऐसा ड्राइवर को यहाँ पर लिखने के लिए कहा। तो यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री जी की ईमानदारी यहाँ पर दिखाई देती है और एक सीधी सादी जिंदगी वो जीते थे, ये एक बात यहाँ पर उनकी पता चलती है। तब भी उनकी बात हमारी समझ में नहीं आई। तो इस तरह से यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री मतलब उनकी ईमानदारी और उनका सीधा साधा जीवन वो किस तरह से बिताते थे। भले ही वो प्रधानमंत्री हो गए होंगे, लेकिन फिर भी वो एकदम सिंपल जिंदगी जीते थे। 14 किलोमीटर पर जितना पेट्रोल गया था, उसका पैसा यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपने खाते में उसका खर्चा लिखवा लिया। इस तरह से यहाँ पर सुनील शास्त्री और अनिल शास्त्री को बाबूजी क्या कह रहे थे वो बात उनको समझ में नहीं आई। फिर उन्होंने अम्मा को बुलाने के लिए कहा। अम्मा मतलब अनिल शास्त्री और सुनील शास्त्री के माँ। अम्मा जी के आने पर बोले, सहाय साहब से कहना 60 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से पैसे जमा करवा दे। कि मैंने अभी आपको कहा कि 14 किलोमीटर उन्होंने गाड़ी चलाई थी और प्रति 60 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से जितने भी पैसे हुए हैं वो पैसे सहाय साहब को जो है पैसे जमा करने के लिए कह दे। इतना जो उनका कहना था कि हम और अनिल भैया वहाँ रुक नहीं सके। जो रुलाई छूटी तो वह कमरे में भागकर पहुँचने के बाद भी काफ़ी देर तक बंद नहीं हुई। दोनों ही जन देर तक फूट फूट कर रोने लगे। और इस तरह से बाबूजी ने ये बात कहने के बाद वो दोनों भी अपने कमरे में चले गए और वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से फूट फूट कर रोना, ये मुहावरा है, ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं। आज से यह बात शाम के तहत नहीं कर रहा पर इसलिए कि ये बातें अब हमारे लिए आदर्श बन गई है। यहाँ पर खुद लेखक सुनील शास्त्री कहते हैं कि ये बात मैं अपने शान के लिए या अपनी शान बताने के लिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। एक्चुअली यही चीज़ें हमारे लिए आइडल बन गए थे। उनके पिताजी उनके लिए क्या बन गए थे? आदर्श बन गए थे। सक्रिय राजनीति में आने पर सरकारी पद पाने के बाद क्या उसका दुरुपयोग करने की हिम्मत मुझ में हो सकती है? तो इस तरह से जब खुद लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने थे तो प्रधानमंत्री बनने के बाद सरकारी पद जो उनको प्राप्त हुआ था और उसका दुरुपयोग हमें नहीं करना चाहिए, यह जो हिम्मत सुनील शास्त्री जी को अपने पिताजी से, अपने बाबूजी से मिली थी। आप ही सोचें, मेरे बच्चे कहते हैं कि पापा आप हमें साइकिल से भेजते हैं, पानी बरसने पर रिक्शे
से स्कूल भेजते हैं, पर कितने ही दूसरे लोगों के लड़के सरकारी गाड़ी से ही आते हैं। जैसे कि यहाँ पर सुनील शास्त्री जो है वो भी नेता बने बड़े होने के बाद, और सुनील शास्त्री जी के बेटे जो है वो कहते हैं कि आप हमें हमेशा साइकिल पर भेजते हैं, जब बारिश होती है तो रिक्शे से भेजते हैं, और बाकी दूसरे लोगों के जो उनके फ्रेंड्स हैं वो लड़के सरकारी गाड़ी से ही आते हैं। वे छोटे हैं, उन्हें कलेजा चीरकर नहीं बता सकता, समझाने की कोशिश करता हूँ। जानता हूँ मेरा यह समझाना कितना कठिन है, फिर भी समय होने पर कभी कभी अपनी गाड़ी से छोड़ देता हूँ। अपना सरकारी ओहदा छोड़कर आया हूँ और आपके साथ यह सब फिर जिक्र कर तनिक ताज़ा और नया महसूस करना चाहता हूँ। और इस तरह से यहाँ पर जब सुनील शास्त्री खुद नेता बने थे और उनके बेटे जो है वो उनको कहते थे हमेशा कि आप मुझे सरकारी गाड़ी पर या सरकारी गाड़ी में स्कूल नहीं भेजते, लेकिन वो बच्चे कैसे हैं, छोटे हैं, और उनको ये सारी चीज़ें बताना उनको अभी सही नहीं लगता है, तो कभी कभी सुनील शास्त्री सरकारी गाड़ी पे से उनको स्कूल छोड़ते हैं। अभी अब यह सारी चीज़ें क्या कर रहे हैं वो, ये सरकारी ओहदा जो है उनका वो उन्होंने छोड़ दिया है जब वो नेता थे। अभी वो नेता जो है ये नेतागिरी छोड़कर, नेता ये पद छोड़कर वो आए हैं, और वह पुरानी जो बाबूजी के या उनके जो अनुभव है वो अनुभव को वो क्या कर रहे हैं, ताज़ा कर रहे हैं और नया महसूस कर रहे हैं। नींव को पुनः संजोना संवारना कि मेरे मन का महल आज के इस तूफानी झंझावात में खड़ा रह रहा है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं सुनील शास्त्री कि वो पुरानी सारी बातों को वो क्या कर रहे हैं, अभी ताज़ा कर रहे हैं, और ताज़ा करने की कोशिश यहाँ पर वो कर रहे हैं कि उस सारी चीज़ों को सजा रहे हैं, संवार रहे हैं, और इस तरह से वो पुरानी यादों में यहाँ पर खो गए हैं। इस तरह से सुनील शास्त्री जी अपनी पुरानी यादों को ताज़ा कर रहे हैं। कहते हैं, याद आते हैं बचपन के वे हसीन दिन, वे पल जो मैंने बाबूजी के साथ बिताए। वे अपना व्यक्तिगत काम मुझे सौंप देते थे और मैं कैसा गर्व अनुभव करता था। एक होड़ थी जो हम भाइयों में लगी रहती थी, किसे कितना काम दिया जाता है और कौन उसे कितनी सफाई से करता है। यहाँ पर सुनील शास्त्री जी अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए वो अपने बचपन के दिन उनको बहुत याद आते हैं। वो कहते हैं कि बाबूजी जो उनके व्यक्तिगत काम है, उनके खुद के जो काम होते थे वो हमें सौंप देते थे, मतलब सुनील शास्त्री और उनका भाई अनिल शास्त्री को। और ये उनका काम करते, बाबूजी का काम करने के लिए वो गर्व महसूस करते थे दोनों भी। उन दोनों में होड़ थी, होड़ मतलब कंपटीशन, स्पर्धा। यहाँ पर उन दोनों में क्या थी, होड़ थी, कंपटीशन थी कि जो हम भाइयों में लगी रहती थी। कौन सी कंपटीशन उन दोनों में कि किससे कितना काम दिया जाएगा और कौन उसे कितनी सफाई से करेगा। यह क्या थी, दोनों में कंपटीशन हुआ करती थी। एक दिन बोले बाबूजी, सुनील मेरी अलमारी काफ़ी बेतरतीब हो रही है। अभी बेतरतीब का मतलब है क्या, अलमारी में जो कपड़े हैं वो सब बिखरे हुए हैं, तो तुम क्या करना, उसे ठीक कर दो और कमरा भी ठीक कर देना। ये काम बाबूजी ने सुनील को सौंप दिया। क्या करने का काम सौंप दिया उनको, अलमारी ठीक करना। ठीक है, जो बिखर गए थे कपड़े उसको ठीक करने का काम और कमरा भी ठीक करने का काम यहाँ पर किसको दिया था, सुनील को दिया था, मतलब खुद लेखक को दिया था। मैंने स्कूल से लौटकर वह सब कर डाला। दूसरे दिन मैं स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था कि बाबूजी ने मुझे बुलाया और पूछा, तुमने सब कुछ बहुत ठीक कर दिया, मैं बहुत खुश हूँ, पर वे मेरे कुर्ते कहाँ हैं। और इस तरह से सुनील शास्त्री ने बाबूजी का, मतलब लाल बहादुर शास्त्री जी का वो जो कमरा है वो ठीक कर दिया, साफ़ सुथरा रखा। उनकी अलमारी भी बिखरी हुई थी, उसके अंदर के कपड़े वो भी ठीक कर दिए, और ये सब काम हमने स्कूल में से आने के बाद किया।
दूसरे दिन जब वो जा रहे थे स्कूल, तब बाबूजी ने उनको बुलाया और पूछा, तुमने सब कुछ ठीक कर दिया, मेरा कमरा भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, साफ किया है तुमने, पर मेरे वो कुर्ते तुमने कहाँ रखे? तो सुनील शास्त्री मतलब लेखक बोलने लगे, मैं बोला, वे कुर्ते भला कोई यहाँ से फट रहा था, कोई वहाँ से, वे सब मैंने अम्मा को दे दिए। ठीक है। बाबूजी ने पूछा कि वो कुर्ते कहाँ रखे हैं? सुनील शास्त्री ने कहा, लेखक ने कहा, बाबूजी वो कुर्ते जो है वो मैंने अम्मा के पास दे दिए, क्योंकि वो कुर्ते यहाँ से फट रहा था, कोई वहाँ से फट रहा था। फिर उन्होंने पूछा, वह कौन सा महीना चल रहा है? तब मैंने जवाब दिया, अक्टूबर का अंतिम सप्ताह। बाबूजी ने उनको और एक सवाल किया कि ये कौन सा महीना चल रहा है? तो यहाँ पर लेखक ने जवाब दिया कि ये अक्टूबर का अंतिम सप्ताह चल रहा है, लास्ट वीक चल रहा है। ठीक है। उन्होंने आगे जोड़ा, अब नवंबर आएगा, जाड़े के दिन होंगे, तब ये सब काम आएंगे, ऊपर से कोट पहन लूँगा ना। और इस तरह से बाबूजी ने कहा कि अक्टूबर के बाद आता है नवंबर महीना, और नवंबर में बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, तो ठंडी के मौसम में ये कपड़े मैं पहन लूँगा जो फटे हुए हैं, और उसके ऊपर से मैं कोट पहन लूँगा। ऐसा किसने कहा? बाबूजी ने कहा। यहाँ पर सुनील शास्त्री मतलब लेखक, उनके बेटे देखते ही रह गए। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं बाबूजी? वे कहते ही जा रहे थे, वे सब खादी के कपड़े हैं, बड़ी मेहनत से बनाए हैं, बिनने वालों ने इसका एक एक सूत काम आना चाहिए। और इस तरह से सुनील शास्त्री देखते ही रह गए अपने बाबूजी को कि ये फटे हुए कपड़े जो है वो पहन रहे हैं। ये जो फटे हुए कुर्ते थे वो खादी के कपड़े थे, और बड़ी मेहनत से वो बनाए हुए थे, बिने हुए थे, बुने हुए थे, और इसका एक एक सूत जो है वो काम आना चाहिए। यह बाबूजी ने किनको कहा? अपने बेटे सुनील शास्त्री को कहा। यही नहीं, मुझे याद है मैंने बाबूजी के कपड़ों की तरह ध्यान देना शुरू किया था, क्या पहनते हैं, किस किफ़ायत से रहते हैं, ये सब उन्होंने देखना शुरू किया। तो इस तरह से लाल बहादुर शास्त्री बहुत ही सिंपल, सीधी सादी जिंदगी जीते थे। भले वो कितने भी बड़े हो जाए, वो प्रधानमंत्री ही क्यों न बन जाए, कि भारत सरकार का पैसा वो यूज़ नहीं करते थे, उसका उपयोग नहीं करते थे। वो ज़्यादा से ज़्यादा एकदम सीधी सादी सिंपल ज़िंदगी जीते थे, और ईमानदारी के साथ जो है वो काम करते थे। और इस तरह से उसके बाद सुनील शास्त्री के उनके पिताजी उनके लिए आदर्श बन गए, आइडियल बन गए, और वो हमेशा अपने बाबूजी को देखते थे कि वो क्या पहनते हैं, किस तरह से वो कपड़े पहनते हैं, वो सारी चीज़ें सुनील शास्त्री अपने पिताजी को हमेशा देखते थे, और उन्होंने अपना आदर्श बना लिया था। तो इस तरह से लाल बहादुर शास्त्री जी बहुत ही ईमानदारी के साथ उन्होंने अपनी नौकरी पूर्ण की, बहुत ही सादगी उनके अंदर थी। यही नहीं, उनके अंदर सिंपल और सीधी सादी ज़िंदगी वो जीते थे। भले वो कितने बड़े भी हो जाए, वो कितने भी बड़े पद पर रहे, उन्होंने कभी अपनी सिंपल और सीधी सादी ज़िंदगी को छोड़ा नहीं। यहाँ तक कि खादी के कपड़े से उनको बहुत ही ज़्यादा लगाव था या प्यार था। यहाँ पर वो उसको फटा हुआ करता, अभी जो उदाहरण यहाँ पे सुनील शास्त्री ने बताया कि फटा हुआ यह जो खादी का कपड़ा था, उसका भी उपयोग वो करते थे जाड़े के या ठंडी के मौसम में। इस तरह से एक बार सुनील शास्त्री ने देखा है कि उनके पिताजी मतलब बाबूजी ने अपनी माँ मतलब अम्मा को एक फटा हुआ कुर्ता दिया था, और कहा था कि उसके क्या बना दो, रुमाल बना दो। मतलब वो फटा हुआ कुर्ता जो है वो फेंकने में न देते हुए उसका उन्होंने रुमाल बनाने के लिए कहा। बाबूजी का एक तरीका था जो अपने आप आकर्षित करता था। बाबूजी एक अलग ढंग से जो है तरीका अपना कर
एकदम आकर्षित करते थे सामने वाले व्यक्ति को। यहाँ पर वो कहते हैं सुनील शास्त्री कि अगर वो मुझे सीधे सीधे कहते कि सुनील तुम्हें खादी से प्यार करना चाहिए, तो शायद वह बात कभी भी मेरे मन में घर नहीं करती। अगर बाबूजी उनको कहते कि नहीं तुम्हें खादी से प्यार करना चाहिए, तो शायद इस बात को सुनील शास्त्री कभी नहीं मानते। पर जब उन्होंने बात कहने के साथ साथ उनके अपने व्यक्तित्व का आकर्षण था, जो अपने में सामने वाले को बांध लेता था। वह स्वतः उन पर अपना सब कुछ निछावर करने पर उतारू हो जाता था। तो वो उनको बाबूजी अपने बेटे को इस तरह से सिखाते थे, प्रैक्टिकली सिखाते थे। जैसे कि उन्होंने उनको अलमारी साफ़ करने के लिए कही, फिर इससे उन्होंने फटे हुए कुर्ते देखे और वो खादी के कुर्ते थे, और इस तरह से वो फटे हुए खादी के कुर्ते जो है वो किस तरह से उसका उपयोग करते थे ठंडी के मौसम में। ये सब जो चीज़ें हैं वो चीज़ें यहाँ पर सुनील शास्त्री ने सीखी, और इस तरह से सामने वाला व्यक्ति जो है वो उस मतलब उन पर बाबूजी पर सब कुछ निछावर कर दे या निछावर करने के लिए उतारू हो जाए, इस तरह का व्यवहार बाबूजी करते थे। अम्मा बताती है कि हमारी शादी में चढ़ावे के नाम पर सिर्फ 5 ग्राम सोने के गहने आए थे। यहाँ पर सुनील शास्त्री जी की जो माँ है, जिनको वो अम्मा कहते थे, वो कहते थे कि जब उनकी शादी हुई थी अम्मा की लाल बहादुर शास्त्री के साथ, तो यहाँ पर दहेज दिया जाता था। मतलब चढ़ावे के नाम पर सिर्फ 5 ग्राम सोने के गहने आए थे। कितने ग्राम? 5 ग्राम। तो इस तरह से, लेकिन जब हम विदा होकर रामनगर आए तो वहाँ उन्हें मुंह दिखाई में गहने मिले। अम्मा क्या कहती है कि मेरे पिताजी ने 5 ग्राम सोना या गहने जो है वो मुझे दिए शादी में चढ़ावे के नाम पर, दहेज के नाम पर। लेकिन जब वो विदा हो गई अपने घर से, अपनी माँ के घर से, और जब वो रामनगर आई अपने ससुराल, तो वहाँ पर मुंह दिखाई के लिए भी गहने देने पड़ते थे। उनको बहुत सारे गहने मुंह दिखाई में मिले थे। किनको? अम्मा को। सभी नाते रिश्ते वालों ने कुछ न कुछ दिया था। ठीक है, ससुराल में जितने भी रिलेटिव्स होते हैं, जो भी रिश्तेदार होते हैं, वो कुछ न कुछ मुंह दिखाई के लिए सोने की चीज़ें देते हैं। जिन दिनों हम लोग बहादुरगंज के मकान में आए, उन्हीं दिनों तुम्हारे बाबूजी के चाचा जी को कोई घाटा लगा था। किसी तरह से बाकी का रुपए देने की जिम्मेदारी हम पर आ पड़ी। बात क्या थी उसकी ठीक से जानकारी लेने की ज़रूरत हमने नहीं सोची, और नहीं उसके बारे में मैं कभी कुछ पूछताछ की। तो क्या हुआ था, जब वो अम्मा और लाल बहादुर शास्त्री बहादुरगंज आए थे, उस मकान में रहने के लिए आए थे, तो उनको वहाँ पे पता चला कि बाबूजी के चाचा जी को कोई घाटा हुआ था और उनको पैसों की सख्त ज़रूरत थी, और इसीलिए बाकी के पैसे या रुपए जमा करने की जिम्मेदारी बाबूजी पर आई थी, लाल बहादुर शास्त्री पर आई थी। ठीक है, तो इस तरह से अम्मा ने कभी भी बाबूजी को नहीं पूछा कि आपको पैसे किस लिए चाहिए, या फिर कोई भी पूछताछ अम्मा ने यहाँ पर बाबूजी को नहीं की थी। और अम्मा ने जो है वो किसी तरह की जो जानकारी प्राप्त नहीं की, कोई भी पूछताछ नहीं की। एक दिन क्या हुआ कि तुम्हारे बाबूजी ने दुनिया की मुसीबत और मनुष्य की मजबूरियों को समझाते हुए जब हमसे गहनों की मांग की, तो क्षण भर के लिए भी हमें कुछ वैसा लगा और गहना देने में तनिक हिचकिचाहट महसूस हुई, पर यह सोचा कि उनकी प्रसन्नता में ही हमारी खुशी है, हमने गहने दे दिए। यहाँ पर क्या हुआ कि जब बाबूजी मतलब लाल बहादुर शास्त्री जी के चाचा जी को जब घाटा हुआ था और उनको पैसे की ज़रूरत थी, तो लाल बहादुर शास्त्री ने अपनी पत्नी से गहनों की मांग की थी, ताकि उस गहनों को बेचकर वो चाचा जी को पैसे दे सके। यहाँ पर जब लाल बहादुर शास्त्री ने जब अम्मा को गहने मांगे, तो थोड़ी हिचकिचाहट देते हुए हुई,
लेकिन जब गहने देने के बाद बाबूजी जब खुश हुए, प्रसन्न हुए, तो यहाँ पर अम्मा को ऐसा लगा कि अगर मेरे पति खुश है, प्रसन्न है, तो यहाँ पर बिल्कुल भी हिचकिचाहट, मतलब जब पति खुश है तो मैं भी खुश हूँ, ये कहते हुए उन्होंने गहने बाबूजी को दे दिए। केवल टीका, नथुनी, बिछिया रख दिए थे। अभी यहाँ पर टीका, नथुनी, बिछिया, अभी टीका आपको पता है जी, हम जो लगाते हैं माथे पर टीका, वो टीका। नथुनी मतलब जो हम नाक में पहनते हैं वो, और बिछिया मतलब जो हम पैरों की उंगलियों में पहनते हैं उसको बिछिया कहते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो उन्होंने रख दिए थे, बाकी सारी चीज़ें उन्होंने बाबूजी को दे दिए थी ना, जो भी गहने हैं वो। अभी टीका, नथुनी और बिछिया ही क्यों रख दिए? क्योंकि ये सुहागन की चीज़ें होती है, जो शादीशुदा औरतें होती है उनके लिए ये बिछिया या नथुनी या टीका, ये सारी चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ये सुहासिनी की निशानियाँ होती है, सुहागन की निशानियाँ होती है, इसलिए ये सारी चीज़ें उन्होंने रखी, और बाकी जो सारी चीज़ें थी, गहने थे, वो उन्होंने बाबूजी को दे दिए। वे हमारे सुहाग वाले गहने थे। ये जो सारी चीज़ें थी वो सारी सुहाग वाली चीज़ें थी, गहने थे। उस दिन तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, पर दूसरे दिन वे अपनी पीड़ा न रोक सके। कहने लगे, तुम जब मिर्ज़ापुर जाओगी और लोग गहनों के संबंध में पूछेंगे तो क्या कहोगी? तो इस तरह से यहाँ पर अम्मा ने बाबूजी को जो गहने उनकी शादी में आए थे वो उन्होंने दे दिए। और दूसरे दिन बाबूजी ने खुद ही जब अम्मा को, मतलब अपनी पत्नी को पूछा कि जब तुम मिर्ज़ापुर जाओगे, मिर्ज़ापुर मतलब यहाँ पर अम्मा की जो मायका है, जब तुम तुम्हारे मायके में जाओगी और तुम्हें लोग या वहाँ के जो लोग हैं जब वो गहनों के संबंध में पूछेंगे तो तुम क्या कहोगी? तो यहाँ पर अम्मा ने मुस्कुराकर जवाब दे दिया और कहा, उसके लिए आप चिंता न करें, हमने बहाना सोच लिया है। हम कह देंगे कि गांधी जी के कहने के अनुसार हमने गहने पहने छोड़ दिए हैं। और इस तरह से जब बाबूजी ने ये सवाल अपनी पत्नी मतलब अम्मा को किया कि तुम जब मायके जाओगे और तुम्हारे पास गहने दिखाई नहीं देंगे, तुम तुम्हारे मायके वाले लोगों को क्या जवाब दोगी? तो उन्होंने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं बता दूंगी कि गांधी जी के कहने के अनुसार हमने गहने पहनने छोड़ दिए थे। आपको अभी ये गांधी जी के कहने पर क्यों बता रही हूँ मैं, या क्यों बताया गया है? क्योंकि यहाँ पर महात्मा गांधी जी ने कहा था कि जितनी ज़रूरत है कपड़े पहनने की, उतने ही कपड़े हमें पहनने चाहिए। इस तरह का माहौल या इस तरह का वातावरण पहले के ज़माने में समाज में या गाँव में हुआ करता था, और इसलिए वो महात्मा गांधी जी का नाम बताते हुए गहने पहनने छोड़ दिए हैं। ये रीज़न या ये कारण वो मायके में बताने वाली थी अम्मा। इस पर कोई भी शंका नहीं करेगा, और अगर ये मैं बताऊंगी तो कोई भी शक नहीं करेगा। तुम्हारे बाबूजी तनिक देर चुप रहे और फिर बोले। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें अम्मा जो है वो अपने बेटे सुनील शास्त्री को कह रही है, और सुनील शास्त्री को उन्होंने कहा कि यहाँ पर जब मैंने ये बात बताई, अम्मा ने जब ये बात सुनील शास्त्री को बताई, तो यहाँ पर बाबूजी जो है वो थोड़ी देर शांत बैठे और फिर वो बोले, तुम्हें यहाँ बहुत तकलीफ़ है, तुम्हें यहाँ पर बहुत तकलीफ़ है, इसे मैं अच्छी तरह समझाता हूँ। तुम्हारा विवाह बहुत अच्छे और सुखी परिवार में हो सकता था, लेकिन अब जैसा है वैसा है। और इस तरह से यहाँ पर बाबूजी ने ये जवाब दिया कि तुम्हें ससुराल में शादी होने के बाद जब तुम मेरे पास आई हो, तुम्हें बहुत ही तकलीफ़ है, और इसे मैं अच्छी तरह से समझता हूँ, क्योंकि तुम्हारी अभी शादी हुई है और तुमसे ये गहने मैं ले रहा हूँ, तो तुम तकलीफ़ में हो, और इसे मैं अच्छी तरह से समझ भी रहा हूँ। तुम्हारा विवाह बहुत ही अच्छे और सुखी परिवार में हो सकता था, लेकिन अब जैसा है वैसा है। तुम्हें आराम देना तो दूर रहा, तुम्हारे बदन के भी सारे गहने उतरवा लिए।
यहाँ पर गहने लेते समय बाबूजी को बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ था, लेकिन वो पैसे उनको चाचा जी को देने थे, इसलिए उनको अपनी पत्नी से वो गहने लेने पड़े थे। यहाँ पर बाबूजी गिल्टी फील भी कर रहे हैं कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक औरत जो होती है वो अपने पति के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती है। उन्होंने अपने गहने, सुहागन वाले जो गहने हैं वो छोड़कर बाकी सारे गहने उन्होंने पति को अपने चाचा जी के लिए देने के लिए दे दिए। यहाँ पर हम बोली, मतलब अम्मा बोली, पर जो असल गहना है वह तो है, हमें बस वही चाहिए। यहाँ पर अम्मा ने बाबूजी के सवाल का जवाब दिया कि असल गहना तो आप ही हो। एक पत्नी के लिए असली गहना उसका पति ही होता है, ऐसा अम्मा ने बाबूजी को कहा। हमें बस यही चाहिए, आप उन गहनों की चिंता न करें, समय आ जाने पर फिर बन जाएंगे। सदा ऐसे ही दिन थोड़े रहेंगे, सुख दुख तो सदा ही लगा रहता है। इस तरह से उनकी पत्नी ने, मतलब अम्मा ने बाबूजी को उस समय ये बताया कि हमारी ये जो परिस्थिति है वो थोड़ी ऐसी रहने वाली है, बाद में जाके हमारी परिस्थिति है वो बदल जाएगी। अभी गहने अगर हमारे पास नहीं है तो तुम बाद में गहने बनवा लेना। तो इस तरह से दुख और सुख यह तो सदा लगा ही रहता है। तो इस तरह से यहाँ पर सुनील शास्त्री जी ने, मतलब लेखक ने, अपने बाबूजी, अपने पिताजी लाल बहादुर शास्त्री, वो कितने सीधी सादी ज़िंदगी जीते थे, उनके अंदर की सादगी, उनकी ईमानदारी और ऐसी कहीं जो भी है दूसरों को मदद करना, दूसरों का हेल्प करना, परोपकार करना, ये सारी क्वालिटीज़, ये सारे गुण जो बाबूजी के अंदर थे, वो सभी गुणों को इस पाठ के ज़रिए उन्होंने बताया हुआ है। यह पाठ लिया गया है लाल बहादुर शास्त्री मेरे बाबूजी से, इस कथा से या इस पुस्तक से। थैंक यू वेरी मच।